रूपाली के ऑफिस में पांव रखते ही सबकी नजरें एक बारगी उसकी ओर उठ गईं और तुरंत सब फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सबकी नज़रों में छिपा कौतूहल दूर अपनी मेज पर बैठे मैंने देख लिया था। मेरे पास से निकलकर अपनी मेज तक जाते रूपाली ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ से दबाव देकर कहा, हेलो स्वीटी। उसकी इस शरारत पर मैं भी मुस्कुरा दी। रूपाली में आया परिवर्तन मुझे भी दिखाई पड़ रहा था, पर मैं चाहती थी वह खुद ही खुले। मैं जानती थी वह अधिक दिनों तक अपना कोई भी सुख दुख मुझसे छिपा नहीं सकती। हमेशा बुझी बुझी और उदास रहने वाली रूपाली को मैं वर्षों से जानती थी। उसे किसी ने हंसते चहकते शायद ही कभी देखा हो। हंसने खुश रहने के लिए उसके पास था ही क्या। छोटी उम्र में माँ का साया उठ गया था। माँ के रहने का दुख शायद कभी भुला भी न पाया, पर जिस हालात में माँ मरी थी वह भुलाना बहुत ही मुश्किल था। शराबी बाप के अत्याचारों से माँ बेटी हमेशा पीड़ित रहती थी। माँ स्कूल में पढ़ाती और जो तनख्वाह मिलती उससे तो पिता पूरे महीने शराब भी मुश्किल से चलती थी। पैसे न मिलने पर रूपाली के पिता रमेश घर का कोई भी सामान उठाकर बेच आते थे। जरा सा भी विरोध उन्हें आक्रामक बना देता। माँ बेटी को रुई की तरह धुन रख देते। धीरे धीरे रूपाली की माँ भूख, तनाव और मारपीट सहते सहते एक दिन चुपचाप बिना चीखे चिल्लाए चल बसी। उस वक्त रूपाली 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिन माँ की किशोर होती बेटी को एक दिन मौसी आकर उसको अपने साथ ले गई। मौसी तो अच्छी थी, पर उनके बच्चों को रूपाली फूटी आंखों न भाई। मौसी के घर की पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे रूपाली पर आ गई। किसी तरह वह रहकर रूपाली ने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते ही रमेश आधम के और सबके विरोध के बावजूद रूपाली को अपने साथ ले आए। इतने दिनों बाद उनकी ममता उमड़ने का कारण जल्द ही रूपाली की समझ में आ गया। उन्होंने उसके लिए एक नौकरी का प्रबंध कर रखा था। रूपाली की नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद तो रमेश थोड़े थोड़े करके शराब के लिए पैसे ऐंठते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ती गई। पैसे न मिलने पर चीखते चिल्लाते और गालियां बकते थे। रूपाली 2-3 साड़ियों को साफ सुथरा रखकर किसी तरह अपना काम चलाती। चेहरे पर मेघ छाए रहते। सारे सहयोगी उसकी जिंदगी से परिचित थे। सभी का व्यवहार उससे बहुत अच्छा था। लंच में चाय तक के लिए उसके पास पैसे न रहते। मैं कभी कभार ही चाय नाश्ते के लिए उसे राजी कर पाती। पूछने पर वह अपनी परेशानी मुझे बता भी देती थी। इधर करीब 1 महीने भर से रूपाली में एक खास परिवर्तन आया था, जो तुरंत सबकी नज़रों ने पकड़ लिया। 32 साल की नीरस जिंदगी में शायद पहली बार उसने ढंग से बाल संवारे थे। उदास होठों पर एक मदहोश करने वाली मुस्कुराहट थी। आंखें भी जैसे छलकता जाम हो। मैंने सोचा शायद आजकल रूपाली के पिता सुधर गए हों। यह सब इसी कारण हो। करीब 1 माह पहले ही तो रूपाली ने एक दिन बताया था कि कैसे चीखते चिल्लाते और गालियां बकते पिता को रमन भाई समझा बुझाकर बाहर ले गए थे। करीब 1 घंटे बाद पिताजी नशे में धुत खुशी खुशी लौटे और बिना शोर किए चुपचाप सो गए थे। रमन भाई उसके मौसेरे भाई के दोस्त हैं। पहले 1-2 बार मौसी के घर पर ही मुलाकात हुई थी। अब इसी शहर में बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही रूपाली ने बातचीत के दौरान बताया था कि अब पिताजी चीखते चिल्लाते नहीं, क्योंकि रमन भाई की दुकान पर बैठते रहते हैं। काफ़ी रात हो गई, वहीं से पी कर आते और चुपचाप सो जाते हैं। 2 महीने बाद अचानक एक दिन सुबह सुबह रूपाली मेरे घर आ पहुंची। बहुत खुश नज़र आ रही थी, जैसे जल्दी जल्दी बहुत कुछ बता देना चाहती हो, पर मुझे व्यस्त देखकर उसने जल्दी जल्दी मेरे काम में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया। नाश्ता मेज पर सजा दिया। मुन्ने को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया। पति व बच्चों को भेजकर जब हम दोनों नाश्ता करने बैठी तो ऑफिस जाने में अभी 1.5 घंटा बचा था। रूपाली ने ऐलान किया कि आज ऑफिस से छुट्टी करेंगे। मैंने आश्चर्य से कहा, क्यों भाई, छुट्टी किस लिए? 1.5 घंटे में जो पूरा नावल पढ़ा जा सकता है, सुना भी जा सकता है। पर वह 1.5 घंटे में सिर्फ एक ही लाइन बोल पाई, मैं राजू से शादी कर लूं रूबी। मैं जैसे आसमान से गिरी, राजू से? पर वह तो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, यही ना?
मैं आगे सुनने के लिए चुप रही और रूपाली ने अपनी छलकती आंखें उठाई। मेरी उम्र तो देख रूबी, इस साल 34 की हो जाऊंगी। पिताजी मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। उन्होंने तो आज तक एक बार भी नहीं कहा रूपाली के हाथ पीले करने हैं। मुझे एक घर चाहिए रूबी। राजू मुझे चाहते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आजकल राजू के कारण पिताजी भी नहीं करते। राजू के कारण ही मैं चैन की सांस ले पाई हूँ। शादी के बाद मैं राजू के पास रहूँगी। पिताजी यहीं अकेले रहेंगे और चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आया। मैंने कहा, यहाँ तो अकेले पिताजी हैं, वहाँ सौत और उसके बच्चों के बीच रहकर किस खुशी की कल्पना की है तूने? जरा मैं भी तो सुनूं। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। ओह रूबी, तुम समझती क्यों नहीं? वहाँ मेरे साथ राजू है, फिर मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। राजू की पत्नी बिल्कुल बदसूरत और देहाती है। राजू मेरे लिए रह ही नहीं सकते। इसके बाद की घटनाएं बड़ी तेजी से घटी। रूपाली से तो मुलाकात नहीं हुई, बस उसकी 1 महीने की छुट्टी की अर्जी ऑफिस में मैंने देखी। एक दिन सुना दोनों कहीं दूसरी जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बीच मुझे दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई। जहां मेरा ऑफिस था वहां से बच्चों का स्कूल भी पास था, इसलिए मेरे पति ने भाग दौड़कर उसी इलाके में मकान का इंतजाम भी कर लिया। इस भागम भाग में मुझे रूपाली के बारे में उठती छिटपुट खबरें ही मिली कि रूपाली उसी ऑफिस में नौकरी कर रही है। फिर सुना रूपाली एक बेटी की माँ बन गई। एक ही शहर में रहते हुए भी हमारी मुलाकात करीब 10 साल बाद हुई। करीब 9 साल की बेटी थी, उसके साथ थी। देखते ही आकर लिपट गई। मैंने पूछा, राजू नहीं आए? ठंडा सा जवाब था रूपाली का, उन्हें अपने काम से फुर्सत ही कहाँ। रूपाली का कुम्हलाया चेहरा यह कहते और बेजान हो गया। उसकी बेटी का उदास चेहरा भी झुक गया। मैंने पूछा, रूपाली तुम्हारे पिताजी आजकल कैसे हैं? वैसे ही जैसे थे। वह बोली, कहाँ रहते हैं? मैंने पूछा, कभी मेरे पास, कभी गांव में जमीन जायदाद बेचते हैं, पीते रहते हैं। शहर आते हैं तो मैं ही पैसे देने के लिए। महीने में 8-10 दिन यहीं मेरे पास रहते हैं। गांव में पिक्चर हॉल जो नहीं है, वहाँ बोर हो जाते हैं। पैसे देने से मना क्यों नहीं कर देती? मना करती हूँ तो ऐसी भद्दी और गालियाँ देते हैं कि सारा मोहल्ला सुनता है। मेरी बेटी डर कर रोती है, पढ़ लिख नहीं पाती। घर के बाकी लोग कुछ नहीं कहते, राजू कुछ नहीं कहते। बाकी कौन से लोग हैं? मैं तो उसी के घर में रहती हूँ। राजू तो रात को 10 बजे आते हैं, 12 बजे तक चले जाते हैं। वह एक भी दिन छोड़कर, बस हमारा पति पत्नी का नाता यही 2-3 घंटे का है। घर खर्च देना नहीं पड़ता, कारण मैं कमाती हूँ ना। भाई कुछ तो खर्चा देते ही होंगे तुझे ना? सही अपनी बेटी को ही, और क्या देंगे जब शाबाशी तक तो नहीं दे सकते। नीलम हर साल फर्स्ट आती है, कभी टॉफी तक लाकर नहीं दी। नीलम का चेहरा और बुझ गया, उसका सिर झुक गया। मेरा मन भर आया। बोली, पागल, मैंने तो तुझे पहले ही समझाना चाहा था। पर रूपाली की आंखें छलक गई। क्या करती रूबी, मुझे जैसी बेसहारा बेल के लिए तो ठूस का सहारा भी बड़ी बात थी। फिर वह तो इतने में हमारे पास 2-3 महिलाएं और आ बैठी। मैंने बात बदल दी। भाई तेरी बेटी 9 साल की हो गई है, अब तो एक बेटा हो जाना चाहिए। फिर धीरे से कहा, एक बेटा हो जाए तो तुम दोनों का सहारा बने और नीलम को भाई भी मिल जाए। अचानक नीलम हिचकियाँ लेकर रोने लगी। नहीं चाहिए मुझे भाई, नहीं चाहिए। मैं सहम गई। क्या हो गया नीलम बेटे, क्या बात है, मुझे बताओ। नीलम को मैंने गोद में समेट लिया। उसने हिचकियों के बीच जो कहा सुनकर मैं सन्न रह गई। मौसी, वह भी नाना और पापा की तरह माँ को तंग करेगा, वह भी लड़का है। मैं हैरान से उसके गोद समेटे बैठी उसके भविष्य के बारे में सोचती रह गई। इस नन्ही सी उम्र में उसने 2 ही पुरुष देखे, एक नाना और दूसरा पापा।
दोनों उसके कोमल मन का पुरुष मात्र के लिए एक खौफ और नफरत पैदा कर दी थी। हम चलने लगे तो रूपाली भी चल दी। गेट के बाहर निकले तो राजू को एक महिला के साथ अंदर आते देखा। समझते देर नहीं लगी कि यह उसकी पहली पत्नी है। सेठानियों जैसी गर्वीली चाल, कमर में लटकता चाबियों का गुच्छा और जेवरों से लदी उस अनपढ़ सांवली के चेहरे की चमक के सामने रूपाली का गोरा रंग, सुंदर देह, खूबसूरत नाक नक्श, कुमलाया सा चेहरा फीका पड़ गया। एक के चेहरे पर पत्नी के अधिकारों की चमक थी तो दूसरी का चेहरा अपमान और अवहेलना से बुझा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि रूपाली और नीलम की नज़र उन पर पड़े, इसलिए मैंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और उन्हें पहले अंदर बिठा दिया।